छीन ले आंखें मुझसे पर ख्वाब तू कैसे छीनेगा। भारत को ये मैसेज दिया जा रहा है कश्मीरियों की जानिब से। मसला कश्मीर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और कश्मीरियत हुर्रियत पसंदों के दरमियान मकबूजा कश्मीर की मलकियत का तनाज़ा है। ये मसला तकसीम हिंदुस्तान से चला आ रहा है, मगर हमने देखा कि ये चला तो आ रहा था मसला, मगर मोदी सरकार ने आखिर क्या किया कश्मीरियों के साथ 2019 में जाकर कश्मीर पर बेजा काबिज होकर बैठ गया। कश्मीरियों पे उनका ही कश्मीर जो है जेल बना दिया गया। मासूम कश्मीरियों को जुल्म सतम का निशाना बनाया गया। उनके बच्चों को खुराक बंद कर दी गई। उनके बच्चों पर कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासर किया। मोदी को किसी ने ना पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो कश्मीर के साथ। पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म चीखते रहे, बोलते रहे कि इस टाइम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, कश्मीरियों के साथ जो है ज्यादती की जा रही है, मगर आलमी अदालत बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी रही या ख्वाबे खरगोश में रही। किसी ने नहीं पूछा। क्या आज हम सब एक कर्ब से गुजर रहे हैं, कोरोना जैसी बीमारी से लड़ते हुए अपने ही मुल्क, अपने ही शहरों को जो है जेल नुमा देख रहे हैं, रोने के मांद पड़ गई नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी कश्मीरी की सिसकी हो गई। बिल्कुल ऐसे लगता है कि हम भी कश्मीर में ही आ गए। सिर्फ फर्क इतना रहा कि यहाँ पे मोदी जैसी भारतीय फौज जो है जुल्म करने वाली फौज नहीं है, बस इतना फर्क नजर आया। बल्कि यहाँ पर अगर मेरा साथ बताए ना, मोदी की जानिब से एक और जो है नया इक़दाम किया गया है कि अपनी खामी को छुपाने के लिए जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक हुक्म जारी किया है कि तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर जो है तमाम भी हिंदुस्तान की तरफ से जो नया वो आया हुआ है कोरोना वायरस की नई जो किस्म आई है, इसके मुताबिक जो जितना मवाद है वो हटा दिया जाए ताकि कोई भी जो है भारत को बुरी नज़र से ना देख सके। इस तरह के कोई इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि ये मोदी की जो है मोदी की हमेशा से इसी तरह की सफाकियत जो है सबके सामने आती रही है। बिल्कुल मोदी ने हमेशा से ऐसे ही कश्मीरियों के साथ किया था, मगर आज जो गड़ा उन्होंने दूसरों के लिए खोदा था, आज उसी के अंदर खुद गिर गए और ऐसा गिरे कि पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया कि सहारा लेने के लिए। हमारे साथ इमरान इजाज साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर से। बहुत शुक्रिया इमरान साहब वक्त के लिए। इमरान साहब क्या कहेंगे कि इस टाइम पे कहा जा रहा है कि जितना भी एक मटीरियल फैलाया गया था भारत की तरफ से, जो भारत की हकीकी जो शक्ल जो है उसकी शनासाई कर रहा था कि इस टाइम पे भारत में क्या हालात चल रहे हैं, उनको जो है मोदी सरकार ने सख्ती से कहा है कि इसको उठा दिया जाए। क्या कहेंगे? जी मिस साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। इसी तरह की सिचुएशन है। देखें, इंडिया जो है, खास करके जो मोदी सरकार है ना, उस वक्त उसका जो इंटरनली जो उसको इश्यूज है ना, वो इशू इतने को ज्यादा है कि वो अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हाईलाइट हो जाए ना, तो दुनिया में उसकी इतनी जग रसवाई हो कि लोग मजाक उड़ाएं उसके ऊपर कि ये वो कंट्री है जो न्यूक्लियर पावर है, या ये वो कंट्री है जो सिर्फ अपने हमसाओं के ऊपर इल्जाम लगाती है, क्या ये वो कंट्री है कि जिसमें हेल्थ का निजाम जो है वो पूरी तरह इतना को बैठ चुका हुआ है कि वहां पे लोग जो है वो सड़कों के ऊपर मर रहे हैं। तो मिस ये सारी सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में मोदी ने बिल्कुल वही नैरेटिव अपनाया है जो कि अभी इसराइल ने भी नैरेटिव अपनाया था कि मतलब पूरी कंट्री में जो भी वो जुल्म सितम के पहाड़ जो गर्म कर रहा है उसके ऊपर मीडिया जो है या दूसरी जो चीजें हैं उसको हर तरह से रोक दिया जाए। आप आज भी अगर किसी सोशल नेटवर्क के ऊपर कोई पोस्ट अपडेट करते हैं जिसमें स्पेशली कश्मीर का या फ्रीडम ऑफ राइट्स का कोई जिक्र होता है, तो वो 1 मिनट में आपकी जो पोस्ट है वो वहां से डिलीट कर दी जाती है, या तो आपको 10 से 15 दिन के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। तो क्योंकि उसकी वजह जो है, उसकी वजह ये है कि जितनी भी आईटी या जितनी भी कंट्रोलिंग है वो सारी इस वक्त इंडिया, इसराइल और दुबई, ये 3 मुल्कों में बैठ के ऑपरेट की जा रही है, और जिसमें अच्छी खासी नजर रखी जा रही है कौन कौन सा बंदा किस किस सोशल नेटवर्क के ऊपर किस किस चीज को अपलोड करता है। जैसे ही कोई बंदा फलस्तीन के ऊपर या कश्मीर के राइट्स के ऊपर आवाज उठाता है, उसी वक्त उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो डेट्स मीन कि जो अभी रिसेंटली हमारे वजीर खारजा की जो स्टेटमेंट एक CNN पे आई थी, वो बिल्कुल इसी के तनाजुर में उन्होंने बात की है। वो उन्होंने फलस्तीन की बात, उसने फलस्तीन का भी जिक्र नहीं किया, उन्होंने इसराइल के लिए भी बात नहीं की, बल्कि मैं कहता हूं वो उन्होंने कश्मीर के लिए भी बात की है कि पूरी दुनिया में ये नैरेटिव है इस वक्त।
इमरान साहब, आपसे ये भी जानेंगे कि जैसे कि वज़ीर ख़ारजा ने एक दफ़ा दोबारा जो है भारत को पेशकश की है मुज़ाकरात की, क्या आप समझते हैं कि अब वो ग्राउंड बन चुका है, मुज़ाकरात मुमकिन हो सकते हैं, पाए तकमील तक पहुँच सकते हैं मसला कश्मीर के? बिल्कुल क्यों नहीं पहुंच सकते सर। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि देखें, अभी आप अगर खित्ते को पूरा देखें ना, तो खित्ते में इस वक्त जो तन्हाई के आलम में है ना, वो सिर्फ इस वक्त हिंदुस्तान है। अगर आप बात करें रिसेंटली डेवलपमेंट की, तो आपको पता चल रहा होगा कि कुछ सऊदीया और ईरान के दरमियान में बातें शुरू हो गई हैं। कुछ जो है यूएई, जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में मुज़ाकरात के लिए अपना रोल प्ले कर रहा था, वो भी थोड़ा सा बैक एंड पे चला गया। उसकी वजह ये थी कि ये मुज़ाकरात तो बिल्कुल शुरू हुए थे, खत लिखा गया था, पानी पे कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके बाद हार्ड ऑफ एशिया में बातचीत हो गई, उसके बाद यूएई में भी दोबारा इसके ऊपर डिस्कशन हुई। लेकिन जब पाकिस्तान ने अपना एक मुद्दा बयान किया कि देखे जी, हम जो है वो कश्मीर के ऊपर जो आर्टिकल लगा है, या तो उसको रिमूव किया जाए, फिर हम लोग जो है वो सिंपल इसके ऊपर कश्मीर के ऊपर बात कर सकते हैं। लेकिन जो इंडिया की तरफ से जो मैसेज था यूएई में, वो यही था कि हम लोग कश्मीर के अलावा हर इशू के ऊपर बात कर सकते हैं। उसके ऊपर पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया कि नहीं जी, हमारी तो जो कौम है, हमारी जो नेशन है ना, वो इसके बगैर तो किसी सूरत में भी आपसे बातचीत नहीं कर सकती। अब इस वक्त इंडिया जो है बिल्कुल अकेला रह चुका है। देखें, खित्ते में इस वक्त जंग का जो माहौल है ना, वो कोई बंदा भी जो है ना वो पैदा नहीं करना चाहता। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना की लपेट में है। पूरी दुनिया में इतने को क्राइसिस आ चुके हैं कि हर बंदा अपने इंटरनल क्राइसिस में, अपने घरों में इतना ज्यादा मसरूफ हो गया, उसकी अपने घर की परेशानियां जो है वो बहुत ज्यादा हैं। अभी आपने इसकी एग्जांपल देखी, देखे अगर फलस्तीन और इसराइल का मसला, आपको पता है कि ये तो सिर्फ सिफारती कोशिशें, और एकदम से जो इसराइल के खिलाफ इतने ज्यादा लोग एक्टिव हो गए, उसकी वजह से इसराइल के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको फौरी तौर के ऊपर सीज फायर करना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि वो अपने आप को मजीद इस जंग में उलझाना नहीं चाहते थे, और अभी भी उनको पता है कि अगर उन्होंने ये सीज फायर का कोई वायलेशन की, तो वो ना सिर्फ के लिए गजा के लिए बल्कि इसराइल के लिए खुद भी एक बहुत बड़ा मसला है। ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक जो है इसराइल की सहूनी फोर्सेस ने दोबारा मस्जिद अक्सा पर दूसरी मरतबा चढ़ाई की है। इवन के इंतहा पसंद जो यहूदी हैं, उन्होंने भी मस्जिद अक्सा में यानी कि दाखिल होने की कोशिश की है। जी, वो देखे जी, मस्जिद अक्सा में तो आपको पता होगा ये बड़ी देर से यहूदियों का कंट्रोल है, ये कोई आज की बात नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आपसे जंग की, कि जिस तरह रॉकेट फायर किए गए, जिस तरह इसराइल जो है वो बगैर देखे पूरी पूरी बिल्डिंगों को उड़ा रहा था, जिस तरह वो वहां पे वायलेशन कर रहा था। इमरान साहब, हमने ये देखा है कि जिस तरह इसराइल को जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया टर्की की जानिब से और भी कंट्रीज की जानिब से, तो आपको नहीं लगता कि अगर भारत के खिलाफ ऐसे खड़े हो जाए जो कश्मीर के साथ किया जा रहा है, क्योंकि भारत के मामले में बहुत जो है कम कंट्रीज जो है आवाज़ उठाती हैं इनके खिलाफ जो है, और हम कश्मीरियों के भी देखते हैं, कश्मीरियों के हक में जिस तरह से सबको आवाज़ उठानी चाहिए थी, वो भी तो मुसलमान ही हैं, उनके ऊपर कैसे जो है कश्मीर जेल नुमा बना दिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि शायद हो सकता है कि कश्मीर भी आज़ाद हो जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। अभी आपने देखा होगा कि शाह महमूद कुरैशी ने बिल्कुल जो अपनी यूनाइटेड जनरल असेंबली में जो स्पीच थी, उसमें उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। जो CNN पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसमें भी उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया। बेसिकली तौर पे सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है कि कश्मीर के लिए जो हमारी सिफारतकारी जिस तरह से फलस्तीन के लिए एक सिफारतकारी की गई है, इस तरह से कश्मीर के लिए भी एक सिफारतकारी करनी चाहिए थी। देखें, जिस तरह वजीर खारजा टर्की में गए, वहां से पूरा एक जहाज जो है 4-5 वजीर खारजा का मिलके वहां पे गया, सेम इसी तरह इनको चाहिए कि आने वाले दिनों में ये लोग कश्मीर के ऊपर भी वहां पे जनरल असेंबली में एक आवाज उठाएं, और सेम उसी तरह का ताकि ये जो मसला है कश्मीर वाला, ये भी वहां पे इशू हो। और बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि कश्मीर का जो मसला है, ये सिर्फ हमारी समझ लें कि थोड़ी सी सिफारतकारी में थोड़ी बहुत किसी ना किसी जगह के ऊपर कोई कमी है। देखें, जैसा कि मैंने रिसेंटली आपको कहा था कि जो भी सिख कम्युनिटी इस वक्त इंडिया में एहतजाज कर रही है, या पूरी दुनिया में एहतजाज कर रही है, या अभी जो फलस्तीन के लिए पूरी दुनिया में फलस्तीनी कौम जो बाहर निकल के एहतजाज कर रही थी, अगर किसी तरह से इस सारी तहरीक में फलस्तीन, सिख और कश्मीरी मिलके एक जगह के ऊपर पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट करें, मिलके अपनी आवाज उठाएं, और इनके साथ साथ इनके मुल्क में रहने वाले, जिस तरह कश्मीर के लिए पाकिस्तान, फलस्तीन, गजा के लिए ये सब लोग, और सिख जो है वो अपने जो भी उनका अलहदा जो अपनी वो मूवमेंट स्टार्ट करने उसके लिए, ये तीनों मुल्क भी साथ मिलके आवाज उठाएं, तो मिस डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी तहरीक है, और जो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में किसी ना किसी जगह के ऊपर आपको मिलेगी। क्योंकि लंदन में बहुत बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ है फलस्तीन का, और अभी जो सिख कम्युनिटी है वो भी लंदन में बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस कम्युनिटी में किसी तरह से कश्मीर के लोग भी ऐड हो जाएं, तो मिस हम लोग जो है वो अपना प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है पाकिस्तान की सिफारतकारी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम सिर्फ फलस्तीन के लिए आवाज उठा रहे हैं, जहां जहां पे हम फलस्तीन के लिए बात करें, वहां पे हम लोग उनके साथ कश्मीर का मुद्दा भी साथ साथ उठाते रहें। बहुत शुक्रिया
इमरान एजाज साहब, आपने वक्त दिया। जी नाजरीन, मसला कश्मीर के हक में भी अब आवाज़ उठानी होगी। बहुत वक्त हो गया और दिन ब दिन हालात जो है क्रिटिकल होते चले जा रहे हैं कश्मीर को लेके। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और जिस तरह की पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, वैसे भी हम आपको बताएं कि जिस तरह बाकी दुनिया में लोग अपने टैलेंट का जो है लोहा मनवाते हैं, वहीं पे पाकिस्तान भी कम नहीं है, पाकिस्तान के नौजवान भी कम नहीं हैं। पाकिस्तान में कुछ टाइम पहले एक टिकटॉक ऐप आई और उसके थ्रू हमने देखा बहुत से लोगों को फेम मिला और कुछ लोग जो हैं इसको अपना जरिया इस तरह से बनाते रहे कि अपने दिल की बात जो वो किसी से नहीं कर सकते थे वो इसके थ्रू करने लगे। और बहुत ज्यादा जानी नुकसान भी हुआ है, जानी ये भी हम देख नुकसान सकते भी हुआ। हैं। इसके ऊपर जो है पाबंदियां भी आयद की गई, उसकी जगह जो है कि दूसरा जो एक ऐप मुतारिफ करवाई गई, मगर दोबारा से पाकिस्तान में इसको बहाल किया गया और लोग जो है बहुत शौकीन भी हैं टिकटॉक के। मगर जिस तरह कहते हैं ना कि टैलेंट की कमी नहीं है, वहीं पे कहते हैं कि मायूस भी नहीं होना चाहिए अपनी जिंदगी में। तो आज हमारे साथ एक ऐसे टिकटॉकर जो हैं टेलीफोन लाइन पे मौजूद होंगे, लेकिन उनसे बात करने से पहले हम बात जरूर जो करेंगे, पहले है वीडियोस दिखाएंगे जरूर, मगर आपको थोड़ा सा बताएं कि उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिनको उन्होंने सर पे सवार नहीं किया और मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मुझे लगा कि ऐसे लोगों को जो है प्रमोट करना चाहिए ताकि उनकी हौसला अफजाई होती रहे। तो हम आपको जो है चौधरी जुबैर जो फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और MS भी कर चुके हैं, और मैं कहूँगी कि अपनी टीम को कि उनके पहले टिकटॉक्स दिखाएं और फिर उसके बाद चौधरी जुबैर से हम बात भी करेंगे। छोटे छोटे सपने हो, सपने वो अपने हो, तो यारो क्या बात है दिल में हाँ मैनू मेरे अपने पुराने दिन याद किचना च शिफ्टां क्लबां च दिहाड़ियां याद मैनू फर्ज दी अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ये भाई पूछ रहे क्या हुआ यार? एक्सीडेंट हुआ था, फिर इन्फेक्शन हो गई और 6 मई 2020 को सर्जरी, आज 1 साल हो गया। अक्सर कहते हैं कि टांग लेफ्ट है राइट है, तो जब फ्रंट कैम से आप खुद वीडियो बनाओ तो लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट, या मिरर में बनाओ तो ये इशू हो जाता है, इस वजह से वैसे लेफ्ट। जी, तो ये है चौधरी जुबैर और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और साथ ही साथ बहुत अच्छे अखलाक के मालिक भी हैं। हादसा इंसान के साथ पेश आ जाता है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि मीरा उस परेशानी को जो है अपने सर पर सवार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी हिम्मत जो है, अपने जो जुनून और अपने जो जज्बा है उसको हमेशा बरकरार रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि एक हादसा हुआ था उनके साथ, रोड एक्सीडेंट में जो है एक ऐसा इंसिडेंस हुआ उनके साथ कि एक टांग जो है उनकी काट दी गई, मगर अल्लाह ताला उनको तरक्की ज़रूर देंगे। तो हमारे साथ चौधरी जुबैर टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जुबैर, बहुत शुक्रिया जुबैर आपके वक्त के लिए। जुबैर, हमने आपके टिकटॉक्स देखे और उनको शामिल प्रोग्राम किया है, तो क्या कहेंगे कि लाइफ कैसी गुजर रही है आपकी अब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ बड़ी अच्छी गुजर रही है। मैंने एक्सेप्ट किया है हर चीज़ को और फेस कर रहा हूँ ताकि जो लोग ऐसे हैं वो मुझे देख के हिम्मत कर सकें, इसलिए मैं अपने आप को सामने। जुबैर, सबसे पहले आप हमें ये हादसे के बारे में बताइएगा कि आखिर ये इंतहाई अफसोसनाक हादसा कैसे पेश आया? ये मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था तो मेरे ना इंटरनल चोट लगी थी, मतलब घुटने पे, मतलब जख्म नहीं बना था, अंदरूनी चोट थी जिसकी वजह से अंदर ही अंदर इन्फेक्शन हो गई थी। तो जुबैर ये बताइएगा कि डॉक्टर्स की जानिब से क्या कितनी काविश की गई थी कि टांग को बचा लिया जाए, तो डॉक्टर हजरात कितने टाइम तक जो है ये ट्रीटमेंट लेकर चलते रहे थे? ये मतलब ट्राई तो फुल की गई थी, हर चीज, हर टेस्ट हुए मेरे, तकरीबन टेस्ट वगैरह होते रहे, ऑपरेट हुआ, लेकिन इन्फेक्शन बढ़ता ही गया। उन्होंने कह दिया था कि अगर इसको अब ना रोका गया तो ये और ऊपर तक जाएगा, इसलिए फिर फैसला करना पड़ा और ये 6 मई 2020 को मेरी सर्जरी हुई, 1 साल हो गया। जी, तो जुबैर आपने ये भी बताया था कि आप MS कर चुके हैं और आप आगे भी पढ़ने लगे हैं और मजीद PhD का इरादा रखते हैं, तो आगे लाइफ में चल के क्या इरादे रखते हैं कि लाइफ में किस फील्ड की तरफ आपने जाना है? क्योंकि एक टिकटॉक स्टार तो आपके हम देख रहे हैं कि फैन फॉलोइंग भी आपकी काफ़ी अच्छी है, लाइक्स वगैरह भी आपके काफ़ी अच्छे हैं, तो उस हवाले से क्या कहेंगे कि फ्यूचर का क्या प्लान रखते हैं आप?
जी इंशाल्लाह मेरा एमएस हो गया, डीएमसी रहती है, तो इंशाल्लाह पीएचडी का इरादा है और अपनी फील्ड में ही जॉब करेंगे। और मतलब कंप्यूटर साइंस फील्ड है। आप चूंकि टिकटॉक स्टार हैं, तो टिकटॉक का जुनून कब स्टार्ट हुआ था? कब ख्वाहिश आई कि मैं टिकटॉक बनाऊं और इतना मशहूर हो जाऊंगा? ये तो पहले और आईडी थी, जब ठीक था वो वाली डिलीट कर दी थी मैंने आईडी, और ये दोबारा बनाना शुरू की, और तकरीबन 2 या 3 वीक हुए हैं अभी, मतलब फेम मिला थोड़ा बहुत, वरना तो बहुत कम बनाता। जैन बिल्कुल, हम थोड़ा सा ये भी पूछते हैं कि पिछली आईडी आपने क्यों डिलीट की? क्या मायूसी वजह की थी? वजह से आपने डिलीट की या किसी ने कह के डिलीट करवाया आपको? नहीं, वैसे ही दिल किया कि अब न्यू लाइफ है तो ऐसे ही सबके सामने फेस करते हैं लोगों को, लोगों की हिम्मत बढ़ते बनाते हैं। और काफी मुझे कमेंट्स और मैसेज आते हैं कि हम आपको देख के हिम्मत करते हैं, बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में जिनको काम है, मुझसे बढ़ के हैं, तो उनको देख के मुझे खुशी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। जुबैर ये बताइएगा, क्या दोस्त अहबाब से भी वैसे ही मुलाकात रखी हुई है आपने कि वो भी कम कर दी गई है आपकी तरफ से? नहीं, दोस्त अहबाब मेरे सब मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे ही है, मैं बाहर आता जाता वैसे। जुबैर, आपसे आखिरी सवाल करते हैं कि जब आपका ये इंसिडेंट पेश आया था, उससे पहले तो आप चूंकि टिकटॉक स्टार थे, तो जब हादसा पेश आया उसके बाद इंसान की ख्वाहिश और इंसान की ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाती है, काफ़ी जो है नशेब व फराज आ जाते हैं, मेल जोल कम हो जाता है, और फिर आपको दोबारा टिकटॉक बनाने का कैसे ज़हन में ख्याल आया? हाँ जी, जिंदगी तो काफी चेंज हो जाती है, क्योंकि अब मैं आजादी की तरह फुल बाहर नहीं जा सकता, डिपेंड करता हूँ दूसरों पे। पहले सारा दिन यूनिवर्सिटी रहना, क्रिकेट खेलना, यूनिवर्सिटी की टीम से खेलता रहा हूँ, तो अब फिर घर बैठ के और तो कुछ करना नहीं, स्टडी कर ली थोड़ी बहुत ही और टिकटॉक वगैरह बना ली, टाइम भी गुजर जाता है, अच्छा दिल भी लगा रहता है, स्ट्रेस नहीं आती। जुबैर, अल्लाह ताला आपको जो है आपकी मंजिल तक बआसानी पहुंचाएं और आपको एक कामयाब शख्स बनाएं। और बिल्कुल मैं ये चाहूँगी कि दूसरे लोग जो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने सब चीज़ों से नवाजा भी होता है मगर फिर भी मायूसी के साथ चल रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ कि वो आपको लेके एक मिसाल जो है कायम करें। तो हमारा जो है यही मकसद था कि आपको टेलीफोन लाइन पर लेके आपकी एक तो हौसला अफजाई की जाए और दूसरा ये कि दूसरों के लिए ये मिसाल कायम कीजिए। मोहम्मद जो है चौधरी जुबैर, आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। मेरा जैसे कि आप बता रही थी कि पाकिस्तान में जो है टैलेंट की कोई भी कमी नहीं है, यकीनन एक ऐसी ही अभी आपको वीडियो दिखाएंगे। और सबसे पहले आपको बता दें कि कबाड़ से नाकारा सामान इकट्ठा करके आरिफ वाला की ये रहायशी नौजवान हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी तैयार कर ली है। बिल्कुल, और ये गाड़ी जो है 18 मन वजन उठाने के साथ साथ 9 घंटे मुसलसल अपना सफर भी जारी रख सकती है। रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ वाला से नुमाइंदा स्टार एशिया न्यूज़ मलिक इब्रार खोकर। गलियों बाजारों से गुजरती ये इलेक्ट्रिक गाड़ी किसी सर्कस की नहीं, ये गाड़ी है आहरवाला के नवाही गांव 10 सीबी के रहायशी नौजवान की, जिसने कबाड़ से पुर्जे इकट्ठे करके तैयार की। बाहिम्मत नौजवान ने कबाड़ से मिलने वाले पार्ट्स के साथ इलेक्ट्रिक पर चलने वाली गाड़ी तैयार करके न सिर्फ महंगे पेट्रोल से छुटकारा पाया है, बल्कि अपने बच्चों को एक साथ स्कूल छोड़ने और फैमिली को बाजार जाने की सहूलत को भी आसान किया है। इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ये गाड़ी 18 मन वजन उठाने के साथ साथ 9 घंटे तक मुसलसल अपना सफर जारी रख सकती है। मेरे पास कबाड़ में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि एक छोटी गाड़ी बन सकती थी। मैंने वो कबाड़ उठाकर उसको एक छोटी गाड़ी बनाई जो कि इलेक्ट्रिक पे चलती है, फ्यूल पे भी चल सकती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मेरी अपील है कि मुझे इसका लाइसेंस जारी किया जाए। इलेक्ट्रिक पर चलने वाली ये गाड़ी नौजवान ने नहायत ही कम कीमत में तैयार की है। इलाका वकीलों का कहना है कि नौजवान ने गाड़ी बनाकर एक मसाइल काम कर दी है। हमारे गांव के इस गरीब नौजवान ने बड़ी कम कीमत में ये गाड़ी तैयार की है। पाकिस्तान से अपील है कोवेन जैसे लाइसेंस फराहम करें ताकि ये ट्रैफिक कवानीन की मुश्किलात से भी बच सकें। गरीब घराने का ये मेहनतकश नौजवान मुल्क व कौम का कीमती सरमाया है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि ऐसे नौजवान को किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया जाए, ऐसे जदीद कारनामे करके अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। मलिक इब्रार, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि वो ऐसे नौजवानों को यूटिलाइज करे, उनके जहनों को देखें। अगर उनके अंदर इतनी काबिलियत है तो उनको बाकायदा तौर पर ऑब्लाइज करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे ये गाड़ी बनाई गई है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे सकती है। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है अपने इख्तिताम को पहुँचा। कल बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। इसी वक्त आज तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।